स्टूडेंट्स क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को हम आज पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमारे देश में किस किस तरह का नेचुरल वेजिटेशन पाया जाता है, किस किस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और उनमें कौन कौन से एनिमल रहते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा देश जो है वो बहुत विविधताओं वाला देश है। अलग अलग तरह की क्लाइमेट कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जहाँ एक तरफ मरुस्थल है राजस्थान में, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में काफ़ी उपजाऊ जो है ज़मीन है। पंजाब में जो है बहुत उपजाऊ ज़मीन है। और इन सब के पीछे एक जियोग्राफिकल कारण है जिसकी हम स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है कि हमारी कंट्री जो है इंडिया, वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ में मानी जाती है। लगभग 47,000 प्लांट स्पीसीज़ यहाँ पर पाई जाती है और इंडिया का जो प्लेस है वो 10th है वर्ल्ड में और 4th है एशिया में प्लांट डाइवर्सिटी में। हमारे यहाँ तरह तरह के प्लांट पाए जाते हैं और इसी तरह से 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। 90,000 स्पीसीज़ जो है वो एनिमल्स की है। और हमारे यहाँ नेचुरल वेजिटेशन का जो विस्तार है या फैलाव है वो बहुत अच्छा है। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है, ये आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने देखा होगा कि बारिश के बाद बहुत सारी जो है वनस्पति हमारे आसपास अपने आप ग्रो होती है और यदि उसी वनस्पति को कोई डिस्टर्ब ना करे तो उसे नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। और यही जो है हमारे यहाँ एक विशेषता देखने को मिलती है। इसको वर्जिन वेजिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारे यहाँ प्योरली इंडियन है जो प्लांट्स, उनको जो है इंडिजिनस स्पीसीज़ या एंडेमिक स्पीसीज़ कहा जाता है। और जो बाहर से आई हैं कुछ ऐसी भी हैं जो, तो उनको जो है हमारे यहाँ का इंडिजिनस नहीं माना जाता। फिर इसी तरह से फ्लोरा और फौना दो वर्ड यूज़ होंगे। फ्लोरा का मतलब होता है जितने भी प्लांट्स हैं उनको फ्लोरा कहा जाता है और जितनी भी स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स हैं उनको जो है फौना कहा जाता है। और ये सब जो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ होती है वो कुछ फैक्टर्स के कारण होती है। जैसे सबसे पहला इसमें आता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब जैसे सबसे पहले लैंड आएगा कि लैंड कैसा है। ज्योग्राफी में रिलीफ का मतलब होता है कि जो लैंड है, माउंटेन है, इनको वो लोग रिलीफ कहा कहते हैं ज्योग्राफी में जो टर्म्स यूज़ करते हैं। तो लैंड का मतलब होता है नेचुरल वेजिटेशंस जो होता है वो लैंड पे डिपेंड करता है। हम एक तरह की वेजिटेशन को एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि माउंटेन में भी वैसी हो, प्लेट्यू में भी वैसी ही वेजिटेशन हो और प्लेन एरियाज़ में भी वैसी वेजिटेशन हो, ड्राई और वेट में भी वैसे ही हो। तो अलग अलग जगह की लैंड के हिसाब से अलग अलग वेजिटेशन होता है। इसी तरह से अलग अलग सॉइल हमारे देश में मिलती है। तो कहीं हमें थॉर्नी बुशेस मिलते हैं सैंडी सॉइल में, तो कहीं हमें जो है डेल्टा वाली जो सॉइल होती है वहाँ हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। तो इस तरह से जो है सॉइल के का भी एक इफ़ेक्ट होता है नेचुरल वेजिटेशन में। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है क्लाइमेट। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा जो है योगदान होता है क्योंकि जो नेचुरल वेजिटेशन का डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे आपने बारिश के दिनों में देखा होगा कि बहुत तेज़ी से जो है प्लांट्स बढ़ते हैं, तो उसका कारण क्या है। आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि बारिश के मौसम में उमस बहुत होती है और हमें बहुत गुस्सा आता है वो उमस वाली गर्मी में, आता है नहीं आता। लेकिन वो गर्मी प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी गर्मी की वजह से हमारे यहाँ प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और नहीं तो आप ठंड के मौसम में देखेंगे जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत कम होती है। तो इसी वजह से जो है मानसून का जो टाइम होता है वो हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का भी जो है बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है
कि जैसे पेनिनसुला जो है अबव द हाइट ऑफ 915 मीटर्स जो है, या हिमालय में जो है वहाँ एक अलग तरह की वेजिटेशन है, और जबकि दूसरी जगह जो है कुछ अलग तरह की वेजिटेशन है। तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर अगली बात आती है कि सनलाइट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है लैटिट्यूड की वजह से एरिया अलग अलग तरह के पड़ते हैं। तो जैसे हिमालय की तरफ जो एरिया वो काफ़ी ठंडा है, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलेगी और साउथ की तरफ जो वेजिटेशन मिलेगी उनमें डिफरेंस होगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। फिर हम प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे कि हमारे यहाँ, जैसे हमने डिस्कस किया कि मानसून की वजह से हमारे यहाँ जो है वेजिटेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो मानसून के समय, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसकी वजह से क्या है, नेचुरल वेजिटेशन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसा कि हमने मानसून वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जून टू सितंबर जो होता है वो एडवांसिंग मानसून होता है, और उसके बाद जो है अक्टूबर में रिट्रीटिंग मानसून होता है, जिसकी वजह से भी बारिश होती है। फिर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है स्वाभाविक रूप से वहाँ पर बहुत अच्छा वेजिटेशन होता है। जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर, जैसे राजस्थान में कम बारिश होती है, तो वहाँ पर वेजिटेशन कम होता है। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और वो लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई कर देते हैं, बदल देते हैं, और सॉइल एरोजन को रोकते हैं, और नदियों के कटाव को कम करते हैं, और लाइवलीहुड मतलब आजीविका देते हैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ को। और इंडिया में जो है बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि कई फैक्टर आज जो है इफ़ेक्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट एरिया को। डेवलपमेंट हो रहा है माइनिंग का, इंडस्ट्रीज़ का, तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो नेचुरल और वेजिटेशन कवर है वो जो है अब नेचुरल नहीं रह पाया है, और बहुत सारे जो इनएक्सेसिबल रीजन हैं, जैसे हिमालय हैं आज, या और भी जो फॉरेस्ट हैं, तो जो जहाँ इंसान आसानी से नहीं पहुँच पा रहा है उनको छोड़ करके बाकी सभी जगह डिग्रेडेड हो रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि क्यों हमारे यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो रहा है, तो उसका कारण आप लिख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। इस तरह से जो चीज़ें हो रही हैं वो हमारे फॉरेस्ट कवर को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। अब यदि हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की बात करें, तो हमारे यहाँ क्या होता है, ये इतने तरह के टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं, मॉन्टेन फॉरेस्ट मिलते हैं, और मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, जो काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखेंगे। देखिए, आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि हमारे यहाँ कौन कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं, और इनमें आपको दो बातें ध्यान रखना है कि वहाँ कौन कौन से ट्री मिलते हैं और कौन कौन से एनिमल मिलते हैं खासकर, और ये कहाँ मिलते हैं, किस एरिया में मिलते हैं, आपको मैप में मार्क करते भी आना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को लेंगे। तो ये फॉरेस्ट जो होते हैं हैवी रेनफॉल एरिया में वेस्टर्न घाट और आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ आसाम, तमिलनाडु में मिलते हैं। यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और जो पेड़ों की हाइट है वो लगभग 60 मीटर तक और उसके ऊपर तक पहुँच जाती है। और इसके जो मेन ट्रीज़ हैं वो हैं महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। तो ध्यान रखिएगा, अब अक्सर पूछा जाता है कि रबर कौन से फॉरेस्ट का ट्री है, तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। और ये आप मैप में देख सकते हैं, आपके बुक में ज़्यादा अच्छे से दिखेगा आपको कि हमारे यहाँ किस तरह कहाँ किस तरह के फॉरेस्ट हैं, जैसे जो अलग अलग कलर से यहाँ पर डिनोट किए गए हैं, और ये आपको बनाने के लिए आ सकता है। आप अपनी बुक में एक बार इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। फिर हम बात करते हैं कि कॉमन एनिमल इन फॉरेस्ट में जो मिलते हैं वो एलिफेंट, मंकी, लेमूर और डियर। और यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनिमल है वो है वन हॉर्न राइनोसेरस, जो कि आसाम और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और अदर एनिमल्स, बैट, स्लॉथ, स्कॉर्पियन वगैरह मिलते हैं।
फिर हम आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो हमारा देश क्या है, ये वाइड स्प्रेड है। हमारा देश जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज़ क्या होते हैं, जो लाइन ऑफ ट्रॉपिक के पास होते हैं, जहाँ पर सन रेज़ की एक विशेष भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है। तो इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं इनको मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। और यहाँ पर जो रेनफॉल की बात होगी डेसिडुअस फॉरेस्ट में, वो है 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच। और एवरग्रीन की जो बात हो रही थी उसमें 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बात हो रही थी। अब इसमें एक ख़ास चीज़ होती है डेसिडुअस फॉरेस्ट में कि ये फॉरेस्ट जो होते हैं अपने लीव्स को गिरा देते हैं ड्राई समर के पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि लीव्स के कारण वेपराइजेशन बहुत होता है। और आपने साइंस में पढ़ा होगा, उनमें लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, और स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा वेपराइजेशन करते हैं। तो ये पेड़ क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि ये दो तरह के, इनमें भी दो तरह के कि किस तरह का पानी वहाँ पर अवेलेबल है। तो मॉइस्ट और ड्राई दो तरह के ये भी होते हैं, इनके भी दो टाइप होते हैं। फिर इनका जो मतलब विस्तार है या कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये हिमालय के कुछ पार्ट में, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, और वेस्टर्न ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में ही मिलते हैं। अब इनके इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ की यदि बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ट्रीज़ और एनिमल का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो इसमें टीक, सागौन, जिसके हमारे यहाँ जो है फर्नीचर बनते हैं, वो जो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट इस पे डोमिनेंट स्पीसीज़ है। बैम्बू, साल, शीशम, ये जो हैं यहाँ पर मिलते हैं। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर जैसे कत्था बनाया जाता है, और कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट के ट्री हैं। फिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं वो कौन से एरिया में है, तो ड्राई डेसिडुअस में आता है बिहार और उत्तर प्रदेश का और पेनिनसुलर प्लेटू वाला भाग। और चीक, साल, पीपल, नीम जो होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट एनिमल की यदि बात करें डेसिडुअस की, तो वो है लायन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट। फिर इसके अलावा और भी दूसरे एनिमल यहाँ मिलते हैं। अब हम बात करेंगे थॉर्न फॉरेस्ट की, जहाँ पर लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। जैसे सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग। तो इनके कुछ जो पार्ट हैं वहाँ पर जो है थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पर फॉरेस्ट तो नहीं कह सकते, मगर वहाँ पर ये वनस्पतियाँ मिलती हैं, अकेशिया, पाम और यूफोरबियाज और कैक्टाई, ये मेन स्पेसीज यहाँ पर होते हैं। फिर इनके जो स्टेम होते हैं ऐसे पौधों के, वो उनमें बहुत ज़्यादा सक्यूलेंट होते हैं। सक्यूलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रस उनमें भरा होता है। जैसे आपने ग्वारपाठा देखा होगा या एलोवेरा देखा होगा, तो एलोवेरा में क्या होता है, उसकी पत्तियाँ बहुत मोटी होती हैं, उनमें सक्यूलेंट होती हैं, वो मतलब उनमें रस भरा होता है, क्योंकि वो पानी को कंजर्व करके रखती हैं ताकि। और कांटे होते हैं इनके मतलब पौधों में, थॉर्नी फॉरेस्ट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एवेपोरेशन को कम करते हैं थॉर्नी फॉरेस्ट। फिर है कि कॉमन एनिमल में यदि बात करें, तो चूँकि ये थॉर्नी फॉरेस्ट है, तो यहाँ पर रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ का टाइगर भी कभी कभी देखने को मिलता है कई जगहों पर। और कैमल, जैसे अपन पहले से जानते हैं कि राजस्थान में कैमल जो है वो बहुत फेमस है। फिर है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन एरिया में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जो होते हैं वो बहुत हाइट पे मिलते हैं, लगभग 1000-2000 फीट की हाइट पे। और इनकी जो खास बात होती है, जैसे ओक और चेस्टनट जो होते हैं, ये इनकी ये खास बात होती है कि इनकी जो लकड़ी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। और इनके एग्जांपल हैं पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, ठीक है। और इनकी भी दो तरह की है कि कुछ 1500 से 3000 मीटर पर मिलते हैं, तो कुछ जो है 3600 मीटर से अबव मिलते हैं। तो इस तरह से जो है उनमें जो मिलते हैं, जो 3600 मीटर हाइट से अबव जो होते हैं, उनमें सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन और बर्चेस के ट्री जो होते हैं वो मिलते हैं, ठीक। तो इनको अल्पाइन के नाम से जाना जाता है, अल्पाइन वेजिटेशन का। और यहाँ पर ग्रासलैंड भी एक विशेष प्रकार का होता है।
फिर उसके बाद बात करते हैं कि और अधिक ऊंचाई पर यदि हम जाएंगे तो टुंड्रा वेजिटेशन मिलती है। टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में आपने सुना होगा। फिर उसके बाद है कॉमन एनिमल जो यहाँ मिलते हैं वो कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड और स्क्विरल, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। अब आते हैं बात मैंग्रोव फॉरेस्ट की कि जो हमारे यहाँ डेल्टा वाला पार्ट है गंगा और महानदी कृष्णा गोदावरी कावेरी का, तो वो जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है उसको वहाँ पर सुंदरी करके एक ट्री पाया जाता है और उसी आधार पर इस तरह के फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। पाम, कोकोनट, केवड़ा, अगर जो है वो यहाँ के मेन ट्री है। रॉयल बंगाल टाइगर जो कि यहाँ बहुत फेमस है, उन फॉरेस्ट का फेमस एनिमल है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो आपने देखा कि ये 5 वेजिटेशंस पाए जाते हैं और इनके बारे में हमने पढ़ा। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में देखें कि इंडिया में जो है वाइल्ड लाइफ भी बहुत रिच है इंडिया की, और 90,000 जो है एनिमल स्पीसीज़, बर्ड की 2,000 स्पीसीज़, फिश की 2,546 स्पीसीज़ यहाँ पर मिलती है। और एलिफेंट हमारे यहाँ मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोसेरस मिलता है आसाम और बंगाल में। कांजीरंगा का नाम आपने सुना होगा। कांजीरंगा जो है वो गेंडे को के लिए या राइनोसेरस के लिए बहुत फेमस है। और भी दूसरे तरह के जो चौसिंगा या मिलते हैं, और थार डेजर्ट में वाइल्ड एस मिलता है और कैमल मिलता है। तो इस तरह से, और गिर जो है हमारे यहाँ बहुत फेमस है गुजरात का, जहाँ पर लॉयन यहाँ पर मिलते हैं, और मध्य प्रदेश में टाइगर मिलते हैं। सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, जैसा भी हमने पढ़ा। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं ये यहाँ पर रिच वैरायटी होने के बावजूद, और मतलब पोचिंग और हंटिंग होते रहती है, जिसकी वजह से क्या है एनिमल को एक्सटिंक्ट होने का खतरा यहाँ पर हो गया है। और हाई एल्टीट्यूड में यदि हम जाएं तो याक हमको देखने को मिलता है, और स्नो लेपर्ड और रेड पांडा, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। इंडिया में रिच तरह के वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। बर्ड लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छी है, तरह तरह के बर्ड हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये जो है कई तरह की जो है बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट होने की वजह से हमारे यहाँ पर कई एडिबल प्लांट्स हैं और कई मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में एक अलग से उसमें दिया हुआ है कि किस मेडिसिनल प्लांट का यूज़ होता है। जैसे इस समय में आप देख रहे हैं कि गिलोय का नाम अचानक आया है सामने, तो लोग गिलोय को बहुत ढूंढ रहे हैं। गिलोय जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है कोविड की वजह से। फिर एनिमल जो है वो हमारे यहाँ मिल्च एनिमल मिलते हैं, जिनसे दूध बहुत ज़्यादा लोग प्रोडक्शन करते हैं दूध को। और फिश हमारे यहाँ तरह तरह की मिलती हैं। तो इन सभी का जो भी एनिमल हमारे यहाँ मिलते हैं, स्पीसीज़ मिलती हैं, इनका सभी का एनवायरनमेंट में एक यूज़ है। मतलब जैसे हम कहेंगे कि भाई मधुमक्खी का क्या यूज़ है, तो आप कहेंगे सिर्फ हनी बनाती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हनी बनाने के साथ साथ यदि हनी बीज नहीं रहेंगी तो फ्रूट का जो है उत्पादन कम हो जाएगा। जहाँ पर फल उगाए जाते हैं वहाँ पर हनी बीज को भी पाला जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हनी बीज जो होती है वो पॉलिनाइजेशन करने में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा करती हैं। जैसे एक मैक्सिकन बीटल मिलता है जो गाजर घास को खा जाता है। तो मैक्सिकन बीटल अब हमारे देश में धीरे धीरे किसान लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसको पाल रहे हैं। बीटल मतलब होता है कीड़ा, तो इसको पाल रहे हैं ताकि गाजर घास जो है वो एक तरह की घास होती है जो बहुत बुरी तरह फैल जाती है, उससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उसको खाने के लिए ही मैक्सिकन बीटल को जो है पाला जाता है। तो इस तरह से हमारे मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ है। एवरी स्पीसीज हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, हैंस कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे यहाँ लगभग 1300 प्लांट स्पीसीज जो हैं वो लगभग इंडेंजर कंडीशन में है, और 20 तो एक्सटिंक्ट ही हो गई हैं। हमारा देश जो है वो बहुत फेमस रहा है जड़ी बूटी के लिए।
और यदि आप ये सोचिए कि हमारे देश से ही प्लांट गायब होने लगेंगे, आपके आसपास जो आप वेजिटेशन देखते हैं, जिसको हम कचरा समझते हैं या जिसको हम वीड समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं, कई बार गमले में कई तरह के पौधे उगते हैं, यदि आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव सम मेडिसिनल वैल्यू। फिर उसके बाद है पॉल्यूशन, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, और इस तरह की चीज़ों की वजह से लगातार फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से जो है इम्बैलेंस होता जा रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे कदम उठा रही है। 18 बायोस्फीयर रिज़र्व हमारे यहाँ बनाए गए हैं, और ये बायोस्फीयर रिज़र्व जो है वो आप ध्यान से याद करिएगा कि कौन सा कहाँ है, क्योंकि ये पूछा जाता है मानस कहाँ है, ठीक है, पचमढ़ी कहाँ है, अचानक मार अमरकंटक कहाँ है। फिर फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, और प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक पक्षी है, और बहुत सारे इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट चला रही है, जिससे इन सबको जो है कंजर्वेशन किया जा सके। 103 नेशनल पार्क हैं हमारे यहाँ, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जूलॉजिकल गार्डन है। तो ये सब हमारे देश की सरकार तो इसको इकोसिस्टम को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें भी क्या है कि अपने आसपास जो भी हम पौधे देखते हैं उनको बचाने की कोशिश करना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्या उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। और आई होप कि आप एक मेडिसिनल प्लांट ज़रूर ढूंढेंगे अपने आसपास से और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा चैप्टर, और आई होप कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैप वर्क आप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।